हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करेंगे केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन प्रसूजन प्रसार अधिकारी सहायक प्रशिक्षण अधिकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रसूजन प्रसार अधिकारी की ई बुक है वो लाइव हो चुकी है। आप इसकी और जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है पदार्थ के मूल घटक क्या हैं। तो हमें ऑप्शन दिए हैं परमाणु और अणु, परमाणु और मोल, अणु और आयन, और लास्ट ऑप्शन है नाभिक और आयन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि परमाणु और अणु। अणु दोनों ही पदार्थ के मूल घटक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा कण जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग ले सकता है वो क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एटम, अणु, एटम और अणु दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एटम और अणु ये दोनों ही ऐसे छोटे कण हैं जो कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO। यहाँ पे ये है कि जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 बनने की जो प्रक्रिया है वो किस नियम को दर्शाता है। ठीक है, तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 को बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ इसे रिएक्ट करवाएंगे और हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे जो ये किस नियम को दर्शाता है, हमारे पास ऑप्शन है संरक्षण का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, या फिर एकाधिक अनुपात का नियम। तो यहाँ पे सही जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एकाधिक अनुपात का नियम ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अमिश्रणीय तरल पदार्थ को अलग करने की एक विधि है। ऑप्शंस हैं आंशिक आसवन, अलग करने वाली फनन, निपटान, या फिर छानना। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अलग करने वाली जो फनल होती है वो यूज़ की जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको एक इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे वो बताऊँगी। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए आपको इसका एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। ठीक है, आपको कैल्शियम का भी यहाँ पे पता होना चाहिए और क्लोरीन का भी यहाँ पे पता होना चाहिए एटॉमिक वेट। तो जो कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है वो होता है 40। ठीक है, और कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, और ये कैल्शियम अलग एलिमेंट है, Cl2 अलग एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे कैल्शियम का हमने ले लिया 40, और हम इसमें प्लस करेंगे क्लोरीन के जो एटॉमिक वेट होगा, क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम्स हैं यहाँ पे, क्योंकि Cl2 लिखा हुआ है ना, तो इसके 2 एटम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट लिख लेते हैं जो कि कितना होता है 35.5। क्योंकि क्लोरीन के 2 एटम है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे 40 प्लस इसका, आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा तो जो भी इन दोनों को प्लस करके आएगा वो आएगा हमारा 111। ठीक है, हम 111 यहाँ पे इसकी इकाई द्रव्यमान आ जाएगी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा 111 U। इसकी यूनिट हम ग्राम मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन न्यूक्लियाइड की द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आइसोटोप, आइसोमर, आइसोबार, या फिर आइसोटोन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि आइसोबार। तो आइसोबार में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होते हैं पर मास नंबर, जो मास नंबर होता है वो सेम होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। नेक्स्ट है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaO, फिर है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, फिर हमें दे रखा है CaHCO3 2। अब यहाँ पे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इस टाइप से है,
क्योंकि मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स आएंगे। यहाँ पे आप इस तरीके से इन्हें देखिएगा, ठीक है। फिर लास्ट ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है? हमारे पास 3 स्टेट होते हैं, है ना। सबसे एक तो सॉलिड है, एक लिक्विड और एक गैस। अब यहाँ पे पूछा गया है कि गैस से ठोस में, मतलब कि गैस से सॉलिड में जो कन्वर्ट करना है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, हिमीकरण या वाष्पीकरण। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निक्षेपण। निक्षेपण को हम डिपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा तत्व है जिससे टेट्रा परमाणुता है, जिसमें टेट्रा परमाणुता है? ऑप्शन हमारे पास है क्लोरीन, नाइट्रोजन, हीलियम या फिर फॉस्फोरस। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉस्फोरस, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणु शब्द किसने गढ़ा था? तो ऑप्शन हमारे पास हैं डेमोक्रिट्स, रदरफोर्ड, थॉमसन या फिर डाल्टन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डेमोक्रिट्स इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है एक अच्छी तरह से बंद थर्मस फ्लास्क में कुछ बर्फ़ के टुकड़े हैं, ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, पृथक सिस्टम या फिर गैर ऊष्मागतिकी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सी, जो कि है पृथक सिस्टम। 12th क्वेश्चन है उदासीन नमक का pH कितना होता है? तो जो उदासीन नमक है उसका pH कितना होगा? यहाँ पे सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 7। तो जो pH स्केल होती है उसमें हम बीच में ले लेते हैं 7, और 7 से कम को हम क्या बोलते हैं? जो भी 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, ये 1 से, और यहाँ ये होती है 14 तक। तो जो 7 से कम होंगे वो एसिड्स होते हैं, और जो 7 से ज़्यादा pH जिनका होता है उनको हम बेसिस बोलते हैं। एसिड से कम, ये 7 से कम को हम बोलेंगे अम्ल, और जो 7 से ज़्यादा जिनकी pH होगी उनको बोलेंगे क्षार, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है? ऑप्शन हमारे पास हैं लकड़ी का, कोयला, डायमंड, ग्रेफाइट या फिर कोक। तो जो यहाँ पे सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि डायमंड। 14th क्वेश्चन है गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारे पास है चमकदार क्षेत्र, नीला क्षेत्र, अंधकार क्षेत्र या फिर अप्रकाशित क्षेत्र। तो यह है अप्रकाशित क्षेत्र, यह ज्वाला की सबसे गर्म भाग होती है। 15th क्वेश्चन है फ्लोरीन की उच्च प्रतिक्रियाशीलता किसके कारण होती है? तो जो फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो किस कारण होता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं डी ऑर्बिटल्स की उपलब्धता के कारण, फ्लोरीन परमाणु का छोटा आकार, सी ऑप्शन है इसकी उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर मजबूत एफ सिंगल बॉन्ड एफ रासायनिक बंध इसके कारण होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि इसकी उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसी वजह से वो हाईली रिएक्टिव होता है। 16th क्वेश्चन है जोन रिफाइनिंग का उपयोग किसके शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं ज़ीरेनियम, AU गोल्ड, कैल्शियम और सिल्वर। तो यहाँ पे सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ज़ीरेनियम, ठीक है। 17th क्वेश्चन है वनस्पति तेल से वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त गैस कौन सी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे वो गैस दे नहीं रखी है, और उस गैस का नाम है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है वनस्पति तेल से वनस्पति के निर्माण में। 18th क्वेश्चन है हाइड्रोनियम आयन क्या है? तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, तो क्लियर है कि जो हाइड्रोनियम आयन है वो है H3O पॉजिटिव। 19th क्वेश्चन है वह पदार्थ जो ताप और दबाव से स्थायी रूप से विकृत हो सकता है उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन हमारे पास हैं थर्मोप्लास्टिक, पॉलीमर, थर्मोसेट या फिर रासायनिक यौगिक। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि थर्मोसेट। 20th क्वेश्चन है सूखी बर्फ क्या है? इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो ये क्या है? ऑप्शंस हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप, जमे हुए भारी पानी, हाइड्रोजन का आइसोटोप या फिर बेंजीन का लोकप्रिय नाम। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ठोस रूप होता है उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं यानी कि सूखी बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विटामिन B12 का प्रमुख घटक है? ऑप्शंस हैं जस्ता, तांबा, लोहा या फिर कोबाल्ट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो जो लेबोरेटरी में सबसे पहली बार बना था। ऑप्शंस हैं यूरिक एसिड, यूरिया, दुग्धाम्ल या फिर शर्करा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि यूरिया। नेक्स्ट है वल्कनीकृत रबर में सल्फर कितना होता है? ये परसेंटेज वाइज आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है 7 to 9%, 10 to 15%, 3 to 5% या फिर 1%। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि 3 to 5% सल्फर होता है वल्कनीकृत रबर में। 24th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल विलयन का उदाहरण है? धुआं, कोहरा, दूध या फिर सारे ही जो ऑप्शंस हमें ऊपर दिए गए हैं। तो जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं वो सही हैं, ठीक है। तो धुआं, कोहरा और दूध ये सारे ही कोलाइडल विलयन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु और अधातु किस खंड में पाए जाते हैं? पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा पी ब्लॉक। 26th क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकली थी? तो जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो उसमें से कौन सी गैस मुख्य कारण थी वहाँ पे जिस वजह से ये ट्रेजेडी हुई थी? तो ऑप्शंस हैं सोडियम आइसोथायोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम आइसोथियोसाइनेट या फिर नाइट्रोजन आइसोथियोसाइनेट। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन साबुनीकरण प्रक्रिया का उत्पाद है? ऑप्शंस हैं इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, ब्यूटेनल्डिहाइड या फिर ग्लिसरॉल। तो कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन डी यानी कि ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा डिटर्जेंट में सामान्य नमक है? अब जो डिटर्जेंट होते हैं उसमें कॉमन जो सॉल्ट होता है उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं हमारे पास सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फोनेट या फिर कार्बोनेट। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? K2Cr2O7 यानी कि ये क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है और यहाँ पे हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर का ज्ञात करना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो K2Cr2O7 है हमें यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम इसको मान लेते हैं कि जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर है वो है X, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें K2Cr2O7 इस तरीके से, ठीक है। अब जो पोटेशियम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, क्योंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1। और इसके कितने एटम्स हैं? पोटेशियम के यहाँ पे कितने एटम्स हैं? K2 है ना, तो इसके 2 एटम्स हैं। तो हम इसको इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 है और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर क्रोमियम जो है वो दूसरा एलिमेंट है तो उसको हम यहाँ पे प्लस करेंगे। कितने पहले ये देखेंगे कि हाँ क्रोमियम का तो हमें फाइंड करना है, तो एक क्रोमियम का हम इसको ले लेंगे X। कितने एटम्स है क्रोमियम के?
2 एटम्स है तो इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई 2 से। ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है तो हम इसको प्लस करेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -2, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। और कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पे 7 है, तो हमने ये लिख दिया। अब हम इसके करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। और इससे पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है Cr2O7, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो हम जो ऑक्सीडेशन स्टेट के जो भी सम हमने लिखे हैं, जैसे 1 × 2 + x × 2 + -2 × 7, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना। तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से कैलकुलेट कर देंगे। तो इसे कैलकुलेट करके क्या आएगा, 1 × 2 2 + x × 2, इसको हम लिख सकते हैं 2x, प्लस -2 × 7, इसको हम लिख देंगे -14, इक्वल्स टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब ये हमने कर लिया, तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसे कैलकुलेट करके 2 + कितना आएगा, 2x - 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 + 2x, ये यहाँ पे माइनस है तो इसको यहाँ राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +14, है ना। तो ये 2 अगर इस साइड लेके जाएंगे इसको राइट हैंड साइड, तो हम ये माइनस हो जाएगा 2, ये माइनस करके हो जाएगा 12, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2x, ठीक है। 2x = 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/2, 2 6 12, तो x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 29 का ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।